आज सुनिए प्रवासी हिंदी कथाकार और टोरंटो में हिंदी की प्रोफेसर डॉक्टर हंसादीप जी की लिखी हुई कहानी हरा पत्ता पीला पत्ता। तो शुरू करते हैं कहानी हरा पत्ता पीला पत्ता। क्या कहा जाए जब कहने को कुछ बचता ही नहीं। जिंदगी के तमाम दिन आंखों के सामने जुगाली करते रहते हैं। एक के बाद एक हर दिन सामने आता है और बस झलक दिखला कर चला जाता है। एक असहाय और बेबस बूढ़े की कहानी बहुत ही आसानी से समझ में आती है, तब और भी जल्दी समझ में आती है जब अपना स्वयं का हट्टा कट्टा शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ भी। अपने ज़माने के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एडम मिलर, लोगों के दिल से दिल तक पहुंचकर चीरफाड़ करने वाले, नए दिल से नए जोश को भरने वाले, जीवन से हारे हुए लोगों को नया जीवन देने वाले। वे दिन लद गए। अब कभी कुछ सदा के लिए नहीं टिकता। अपनी सफलताओं की आंधी में कब उनका शरीर भी उम्र के अंधड़ में झड़ गया पता ही नहीं चला। जितनी अधिक व्यस्तताएं थीं उतना ही अधिक खालीपन भर गया। मानो होड़ लगी हो जीवन के व्यस्त दिनों में और खाली दिनों में कि कौन डॉक्टर मिलर के साथ अधिक वक्त बिताएगा। अब तो बस रह गया एक अकेला ठूंठ सा आदमी, न काम का न काज का। इन दोनों शरीर के उर्जे पुर्जे कुछ ज़्यादा ही ढीले हो गए थे। शरीर जैसे हड्डियों का ढांचा रह गया था। लगता था जैसे हड्डियों से किसी ने मांस निचोड़कर अलग कर दिया हो। ठीक वैसे ही जैसे किसी गीले कपड़े को निचोड़कर सलवटों के साथ सुखाने के लिए डाल दिया गया हो पलंग के चारों पायों के बीच में। अपनी हथेलियों के पीछे देखते तो 25-50 हरी काली नसें ऐसे दिखती मानो कि अंदर का पूरा बियाबान नज़ारा बाहर आकर अपनी खिलाफत पेश कर रहा हो। मांस के लटकते पोपड़े अंदर की हकीकत बयान कर रहे थे, जहाँ एक ज़माने की हरी भरी सल्तनत किसी खंडहर के पथरीले ढेर में बदल गई थी। खंडहर भी ऐसे खंड खंड थे जो ईंट ईंट की कहानी कह रहे थे। जीवन के कई सफल मोड़ देख चुके डॉक्टर मिलर अब असहाय हैं, बिस्तर पर हैं, बमुश्किल अपनी दिनचर्या के लिए अपने शरीर को ढोते हुए बाथरूम तक जा पाते हैं। एक ही परेशानी नहीं है कि उसे भूल जाएं, पूरा का पूरा अंबार लगा है परेशानियों का। खांसी आती है तो बंद ही नहीं होती है, जैसे अंदर से ज्वार भाटा भभक भभक कर चेतावनी दे रहा हो कि अब तो इस आग में जल मरोगे। नाक बहती तो जैसे अंदर किसी नदी का उद्गम हुआ हो, वैसे ही उछाल मार मार कर बाहर आती। छींछी करते रहते, सड़ सड़ आवाज़ होती तो आसपास से गुजरने वाले लोगों की नाक भौं ऐसे सिकुड़ती गोया बूढ़ा होकर उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। हर एक घंटे पास रखी डस्टबिन पूरी भर जाती, टिश्यू के डिब्बे खाली होते रहते, पर उस छोटी सी नाक का स्टॉक ख़त्म नहीं होता। आईने में शक्ल देखने का दुस्साहस नहीं कर पाते। वही तस्वीर जहन में रखना चाहते थे जो उनकी पहचान थी, पोस्टरों पर रहती थी, पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर रहती थी, मरीजों की आंखों में रहती थी, सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एडम मिलर के मुस्कुराते चेहरे के साथ। ताउम्र हजारों मरीजों के शरीर पर रोगों के आक्रमणों को रोकते रहे वे, पर अपनी बढ़ती उम्र को रोक नहीं पाए। अपनी बुझती क्षमा को देखते हुए हर दिन नींद आने से पहले ये सोचते शायद आज की रात आखिरी रात हो, और उठते हुए भी यही सोचते शायद ये जीवन की आखिरी सुबह हो। लेकिन रातें अड़ियल विचारों की तरह आती रहीं और सुबहें भी बिन बुलाए रोज़ खिड़की से भीतर झांकती रहीं। दिन भी निकल जाता, रात भी निकल जाती। एक और दिन मुंह बाए खड़ा होता उनके सामने, पहाड़ सा दिन, पल पल काटे नहीं कटता। इस मन की हार के चलते एक दिन उनके सामने एक विचित्र प्रस्ताव आया। पास वाले फ्लैट में एक छोटा बच्चा रहता था, साल भर का होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं था, ना ही कम था। उसकी मम्मी अभी भी मैटरनिटी लीव पर थी। मम्मी की समस्या ये थी कि जब वो नहाने के लिए जाती तो उसके बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था। एक दो बार उसे सुलाकर नहाने गई थी तो वो बीच में ही इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि बेचारी को बहते पानी के साथ बाहर आना पड़ा था। यही नहीं, उसने एक अखबार में पढ़ा था कि एक बार न्यू जर्सी में एक बच्चे की बेबी सिटिंग कर रही दादी उसे छोड़कर नहाने गई तो बच्चा इस कदर रोया कि पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आई और अकेले बच्चे को रोते देखकर दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करने लगी। शोरगुल सुनकर जब दादी बाथरूम से बाहर निकली तो देखा कि रोते बच्चे को बाहर जाली से झांकते दो पुलिस वाले चुप कराने का प्रयास कर रहे थे।
वो घटना मम्मी अपने घर में दोहराना नहीं चाहती थी। उसे इसका उपाय सूझा कि पास वाले अंकल मिलर तो पलंग पर ही रहते हैं, अगर वे उसे थोड़ी देर देख लें तो वो शांति से नहाकर वापस आ सकती है, कुछ रोज़मर्रा के ज़रूरी काम निपटा सकती है, नहाने के बहाने के साथ अपने लिए थोड़ा सा समय चुरा सकती है। इसके अलावा जल्द ही उसे काम पर वापस जाना होगा तो बच्चे को डे केयर में रहने की थोड़ी आदत हो जाएगी। साल भर से दिन रात माँ के साथ है और अब तो वैसे भी माँ के आंचल में रहने का समय ख़त्म होने ही वाला है। अनजान लोगों के साथ समय बिताना उसे सीखना ही होगा। ऐसे कई ख्यालों का एक ही हल नज़र आया था उसे, अंकल मिलर। इसी ऊहापोह में अपनी इस छोटी सी बात को मम्मी ने अंकल मिलर के सामने रखा। उन्होंने तत्काल मना कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी असहाय स्थिति का जिक्र किया, खुद को तो संभाल नहीं पाता, बच्चे को कैसे संभालूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं उसे एक स्ट्रोलर में बैठाकर छोड़ दूंगी, बेल्ट से बंधा रहेगा, वो गिरने का भी डर नहीं रहेगा। और अगर वो रोने लगा तो? कोई आसपास नहीं दिखता है तो रोता है वो, आप सामने रहेंगे तो नहीं रोएगा। अच्छा, वे आश्वस्त नहीं हो पाए सुनकर। अचंभित से उसे देखते हुए बच्चे को यहाँ न छोड़ने का कोई कारण खोजने लगे। मम्मी भी शायद तय करके आई थी कि एक बार तो कोशिश करके देखा ही जाए, अगर घंटे भर की राहत मिल जाए तो फिर से तरोताज़ा होकर कई काम कर सकती है। कहने लगी, बस अगर थोड़ा बेचैन होने लगे तो उसे झुंझुने से खिलाएं या बात करें, ताकि उसे कम से कम ये ना लगे कि वो अकेला है और चिल्ला चिल्ला कर रोने ना लगे। अंकल मिलर ने सोचा, इतना तो ये कर ही सकते हैं, एक कोशिश करने में क्या बिगड़ता है। अगर बच्चा रोएगा तो फिर तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू हुआ ये सिलसिला। पहले 1-2 दिन तो वो सो गया, लेकिन उसके बाद वो उन्हें ध्यान से देखकर कभी हंसता तो कभी बात करने की कोशिश करता, लेकिन एक बार भी नहीं रोया। वो रोज़ आने लगा, धीरे धीरे खेलने के लिए वो उनमें साथी ढूंढने लगा। कभी पी के बू करता तो कभी उनके हाथों में अपना हाथ देकर कुछ गुटरगू करता। हर बार कुछ कहते हुए किलकारियों से कमरा गुंजा देता। सन्नाटों के बीच उस बच्चे की आवाज़ वैसी ही थी जैसे भयंकर सूखे के बाद धरती ने बरसती बूंदों का आस्वादन किया हो। हाई फाइव के लिए वे हाथ पास ले जाते तो वो भी वैसे ही नाटकीय अंदाज में हाई फाइव करता। उसी प्रक्रिया को दोहराता, हथेली से हथेली का स्पर्श अंदर तक महसूस होता, कुछ देते हुए कुछ लेते हुए। शब्द उसकी जबान पर होते पर आकार नहीं ले पाते, लेकिन वो अस्फुट स्वर में कुछ कहने की कोशिश करता। ऐसा लगता जैसे आप बीती सुना रहा हो, आज की, कल की और उन सब दिनों की जो उसे याद आते, जो उसकी स्मृति में थे। संवाद स्थापित करने के सारे प्रयास उसकी ओर से होते। वे कब तक चुप रहते, कब तक अपनी चुप्पी को ओढ़े रहते। एक और जहां उनके दिमाग में चिकित्सा की किताबों के कई पन्ने भरे हुए थे, कई थीसिस लिखी जा चुकी थीं, किताबें और शोध पत्र लिखे जा चुके थे, तो वहीं उस बच्चे को अभी ABCD सीखनी थी। एक के पास जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों की थाती थी तो दूसरे के पास ये पहला अनुभव था, घर से बाहर जाकर कुछ सीखने का, कुछ बताने का। एक वो था जो दुनिया को देखना शुरू कर रहा था और एक वे थे जो बहुत कुछ देख चुके थे। आखिरकार वे भी बोलने लगे, अपनी ओर से कुछ बोलते कहते समझाते। वो मस्ती में आवाज़ निकालता तो कहते, तुम भी वहाँ कैद हो, मैं भी यहाँ कैद हूँ। कूं। आज़ादी नहीं है हम दोनों को, तुम्हें मिल नहीं सकती और मेरी आज़ादी सिमट गई है इस चारपाई में। वो भी कहता बहुत कुछ, आए। हर आवाज़ के साथ उसके हाथ भी हिलते, आंखें बोलती, अंदर से मन की आवाज़ बाहर आकर समझाती, बगैर शब्दों के दिल की बात कही जाती। वे अनकहे शब्दों के अर्थ समझ लेते। जवाब में वे भी बड़ी बड़ी बातें कहते जो उसके लिए ए जैसी ही थीं, पर उसकी आंखें स्वीकारती, सब कुछ समझ लेने का आश्वासन देती। वे कहते जाते, बेटा छोटा रहना ही अच्छा है, बड़े मत होना। अपनी गहन समझदारी उस पर थोपना चाहते तो वो सिर हिलाता, इनकार करता, जैसे कह रहा हो, मैं बड़ा होना चाहता हूँ, इस कैद से बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ नहीं हूँ बच्चे, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। वे अपने बेचारेपन को बाहर आने से रोक नहीं पाते। पर मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, तुम यहाँ हो, यहीं तो मेरे सामने। तुम जिसे देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मैं तो डॉक्टर एडम मिलर था, अब नहीं हूँ। नाम में क्या रखा है, तुम हो, मैं हूँ। हाँ,
लेकिन मैं न चल सकता हूँ न मरीजों को देखने जा सकता हूँ। तुम चलते थे? मैं भी चलना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ। तुम मुझे सिखाओगे? हाँ, सिखाता ज़रूर, लेकिन मैं इस कैद से बाहर आ ही नहीं सकता बच्चे। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे बोलना सिखा दो। मैं बोलना चाहता हूँ पर बोल नहीं पा रहा, शब्द नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं तुम्हें बोलना सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ। मेरे पास बहुत शब्द हैं, पर सच कहूँ, तुम्हें मेरी बोलने की इच्छा ही नहीं होती। तुम तो बिना शब्दों के ही बोल रहे हो बहुत कुछ। मेरी तो बहुत इच्छा होती है बोलने की। ऐसा कैसे हो सकता है कि बोलना आता हो पर इच्छा नहीं हो रही हो बोलने की? तो मत बोलो। ऐसा तब होता है जब तुम बहुत बोल लेते हो और एक दिन तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। तब चुप रहने में ही भलाई नजर आती है। वे अपने होठों को सिलकर ताला लगाने की मुद्रा में चाबी को फेंकने का उपक्रम करते। वो अनायास ही हंस पड़ता। शायद कहता है, तुम कैसी बातें करते हो, तुम बहुत फनी हो। वो हंसता है, दिल खोल कर हंसता है, और फिर जोर लगाता है। इतना जोर लगाने से उसका मुंह फैल जाता है। हर कोई ऐसे ही मुंह फैलाता है जब अपने पेट की सफाई हो रही हो और जोर से पू पड़ 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 की आवाज़ आती है। तुमने पॉटी कर दी? हा 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 हा, देखो मैं पॉटी करके भी हंसता हूँ। वो हंसता है बहुत ज़ोर से, किलकते हुए ऐसी निश्चल हंसी जो उन्हें खुश कर देती है। वे भी दिल खोल कर हंसते हैं। शैतान, देखो पॉटी करके हंस रहा है। वे जबान निकालते हैं गंदी बात कहकर, तो वो भी वैसे ही करता है। अपनी छोटी सी बित्ते भर की जबान को खींच तान करके बाहर ले आता है। गंदी बात के साथ उसकी नाक सिकुड़ती है और वो फिर हंसता है। वे नाक सड़कते हैं तो वो भी नाक को मलते हुए आवाज़ निकालता है। वे खांसते हैं तो वो भी खुड़खुड़ करता है। देखो तुम नकल उतार रहे हो, नकलची बंदर। वो भी हाथों को सिरे तक ले जाकर दोहराता है, नकलची बंदर। दोनों की आंखों से बातें हो रही हैं, दोनों हंस रहे हैं। शब्दों की बहुलता और शब्दों की अनभिज्ञता दोनों मिलकर एक संवाद स्थापित कर लेते हैं। उन्हें अच्छा लगता है। मैं हूँ, तुम हो। सुनना सुकून भरा था। अपने नाम के मुंह से बाहर निकलने की कोशिश में खिड़की के बाहर का आकाश बहुत दिनों में दिखाई देता है। उनके अंदर का सारा ज्ञान उछाल मारने लगता है। मैं तुम्हें मेडिकल साइंस की बहुत सारी बातें बताऊंगा। वो सिर हिलाता है, ऐसे जैसे गंभीर बातें सुनने के लिए खुद को तैयार कर रहा हो, लेकिन इस समय आगे की गहन चर्या से वो बच जाता है, क्योंकि उसकी मम्मी आती है और उसे ले जाती है। वो जाना नहीं चाहता। बाय कहते हुए पलट पलट कर देखता है। कल फिर आना। थैंक यू अंकल मिलर। मम्मी के लिए ये बड़ी मदद थी। ये समय का वो हिस्सा था जो उसके लिए एक अमूल्य तोहफा था, वरना रोज़ बच्चे के चिल्लकों में खुद के लिए कुछ समय चुराना भी मुश्किल था। अब उन्हें कल का इंतज़ार है। ठीक उसी समय फिर से मम्मी आती है, वह उसे छोड़ जाती है। वे दोनों बेहद खुश हैं, दोनों हंस रहे हैं। इस दोस्ती ने उन्हें ताकत दी है। वे उठने लगे हैं, चलने लगे हैं। इतने दिनों तक जो पैर ज़मीन छूने से कतराते थे, पलंग में धंसे रहते थे, वे अब ज़मीन पर हैं, हरकत में हैं। खांसी तो अब भी आती है, पर किसी आग में जल मरने का संकेत देते हुए नहीं, बल्कि एक शरीर की आवश्यकता के साथ। नाक का आवेग भी अब उनके नियंत्रण में है। पैरों की बढ़ती ताकत शरीर का सारा भार अपने ऊपर लेकर संतुलन बना रही है। एक दिन हाथों ने भी पैरों का अनुसरण किया, उसे स्ट्रोलर से निकाल कर चलाने लगे। अब दोनों स्वतंत्र थे, दोनों निरीह नहीं थे। अब एक दूसरे को समझने लगे थे, एक दूसरे के सामर्थ्य को अपनी ताकत बना रहे थे। एक घेरा शून्य का था जिससे वे अपने नंबर बनाने लगे थे। किसने किसको चलना सिखाया, ये प्रश्न कतई नहीं था। प्रश्न तो ये था कि किसने जल्दी सीखा। दोनों ने एक दूसरे को चलना ही नहीं सिखाया, बल्कि हर ठोकर पर हाथ थामना भी सिखाया। उनकी ये दोस्ती उन दो इंसानों की दोस्ती है जो हमराज हैं, रोज़ मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं बहुत कुछ। ऐसे दोस्त हैं जो हंसते बहुत हैं, छोटी छोटी बातों पर ठहाके लगाते हैं। जब कुछ नया करते हैं तो भी हंसते हैं, और जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो और भी दिल खोल कर हंसते हैं। वो हंसी जो सारी दुनिया के बोझ को हल्का कर देती है, वो हंसी जो अपनी असमर्थता को स्वीकार करने में मदद करती है, वही हंसी जो रास्ते की रुकावटों से जूझकर गिरते पड़ते उठने का साहस देती है। उम्र के अंकों से परे दो शिशु या फिर दो वयस्क।
हरे पत्ते और पीले पत्ते की जुगलबंदी ने एक नए रंग को जन्म दिया था, जो सिर्फ खुशियों का रंग था। एक अपनी हरीतिमा पर खुश था, एक अपनी पीलिमा पर। अभी आप सुन रहे थे एक बेहद खूबसूरत कहानी, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर हंसा दीप। आशा है कहानी आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।